अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। मैंने अपनी पिछली वीडियो में एसेट्स को एक्सप्लेन किया था और वीडियो के एंड में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दिए थे ताकि ये इवेल्युएट किया जा सके कि आपको वो लेक्चर समझ में आया है या नहीं। और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आपने उन MCQs के आंसर को बिल्कुल करेक्ट सॉल्व किया है। आज की इस वीडियो में हम अकाउंटिंग इक्वेशन के दूसरे एलिमेंट को जो कि लायबिलिटीज़ है उसे समझेंगे और ये देखेंगे कि लायबिलिटीज़ में कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं लायबिलिटीज़ की तो इसे मैं यूँ एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि किसी भी इदारे के ऊपर वो जिम्मेदारी, वो कर्ज जो उसने अदा करना हो, वो इसकी लायबिलिटी कहलाती है। मिसाल के तौर पर आपने सोचा कि कारोबार स्टार्ट किया जाए और तमाम तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आपको ये मालूम हुआ कि आपको टोटल 1 मिलियन रुपीज़ चाहिए, दैट मीन्स 10 लाख रुपीज़ चाहिए। आपके पास 4 लाख रुपए थे, आपने 6 लाख रुपए किसी दोस्त से उधार ले लिए। ऐसे दोस्त भी होते हैं जो कि उधार दे देते हैं, तो किसी दोस्त से उधार ले लिए। वो 6 लाख रुपए आपकी लायबिलिटीज़ है जो कि कुछ वक्त के बाद आपने उस दोस्त को अदा करनी है। गायब नहीं हो जाना भाई, वापस कर देना। दोस्तों से पैसे लेकर वापस ना करना बहुत बुरी बात है। अब वो 6 लाख रुपए आपकी जिम्मेदारी है, लायबिलिटी है। यानी अगर आप एक एंटिटी हैं, दैट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन है और आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो तमाम अमाउंट जो कि आपने किसी से कर्ज पर ली है वो आपकी जिम्मेदारी कहलाती है, यानी लायबिलिटीज़ कहलाती है। लायबिलिटी को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक हमारे पास करंट लायबिलिटीज़, यानी वो लायबिलिटीज़, वो जिम्मेदारियां, वो कर्जे जो कि आपने 1 साल के अंदर अंदर वापस करने हैं, वो आपके पास करंट लायबिलिटीज़ कहलाते हैं। और एक लायबिलिटीज़ आपके पास ऐसी होती हैं जो कि लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए, यानी 1 साल से ज़्यादा के अरसे के बाद आपको वापस करनी होती हैं, वो आपके पास कहलाती हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। तो चलिए देखते हैं कि करंट लायबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में कौन से अकाउंट्स आते हैं, ताकि जब आप जर्नल एंट्री बनाना शुरू करें तो आप बआसानी किसी भी अकाउंट को देखकर ये बता सकें कि ये अकाउंट लायबिलिटीज़ का अकाउंट है। करंट लायबिलिटी में हमारे पास पहला अकाउंट आता है अकाउंट पेएबल। आपने कोई भी चीज़, कोई भी सामान, मिसाल के तौर पर फर्नीचर, उधार पे ख़रीद लिया, तो ये अकाउंट पेएबल कहलाएगा। आपने अपनी मर्चेंडाइज, जी हाँ वही मर्चेंडाइज जिसे हमने एसेट्स में पढ़ा था, वो उधार पर ख़रीद ली, तो ये भी आपका अकाउंट पेएबल में आएगा। अकाउंट पेएबल का मतलब है खाता अदा करना है, यानी पैसे अदा करने अभी बाकी हैं। आपने मशीन उधार पर ख़रीद ली, तो इसे भी हम अकाउंट पेएबल कंसिडर करेंगे, क्योंकि पैसे अभी तक दिए नहीं हैं, पैसे देना अभी बाकी है। अकाउंट पेएबल के अलावा दूसरा अकाउंट हमारे पास यूटिलिटी बिल्स
पेएबल। यूटिलिटी बिल्स में आपके पास ऑफिस का गैस का बिल, बिजली का बिल और टेलीफोन का बिल आता है। यानी ये बिल्स भी आपने इन चीज़ों को यूज़ किया और फिर यूज़ करने के बाद अभी तक बिल पे नहीं किया, तो इन्हें भी हम लायबिलिटी में शो करते हैं और इन्हें हम कहते हैं यूटिलिटी बिल्स पेएबल। इसके अलावा आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आपको। मिसाल के तौर पर आपके पास बैंक में 1 लाख रुपए मौजूद है और आपने चेक बना के दिया 1,02,000 रुपए का। आपको मालूम ही नहीं था कि आपके अकाउंट में कितनी रकम मौजूद है। आपने चेक बना दिया 1,02,000 का और किसी बंदे को दे दिया कि ये लो बैंक से पैसे निकलवा लेना। वो बंदा बैंक गया, चेक बैंक पे जमा करवाया। बैंक के कैशियर ने देखा और देखने के बाद आपको फ़ौरन कॉल की। आपको कॉल की और कहा कि XYZ, चलिए नमान साहब, कि आपके अकाउंट में तो 1 लाख रुपए हैं और आपने चेक 1,02,000 का बना दिया है। आप हमारे बहुत ही पुराने कस्टमर हैं और बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी आपको दे रहा है। दैट मीन्स आपके अकाउंट में तो 1 लाख रुपए मौजूद हैं, चेक आपने 1,02,000 का दिया है, बैंक आपको 2,000 रुपये इजाफी आपकी तरफ से पे कर रहा है और आप विद इन 2 days 3 days या विद इन 1 week ये अमाउंट वापस करवा दीजिएगा। तो अब बैंक ने वो पैसे दे दिए, 1,02,000 रुपये। आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए थे, यानी 2,000 रुपये आप बैंक के कर्जदार हो गए। बैंक ने आपको फैसिलिटी दी कि आप अपने अकाउंट से ज़्यादा विड्रॉ कर लें। ये फैसिलिटी ओवरड्राफ्ट कहलाती है, बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाती है। नेक्स्ट आपके पास है एडवांस फ्रॉम कस्टमर। आपका कोई कस्टमर है, मिसाल के तौर पर आपकी शॉप है फर्नीचर बेचने की। किसी कस्टमर ने आपको एडवांस में पेमेंट कर दी कि ये पैसे लीजिए और हम 10 दिन बाद फर्नीचर उठा लेंगे। अगर वो कस्टमर डील कैंसिल करता है तो वो पैसे आपने वापस करने हैं, इसलिए वो भी आपकी ज़िम्मेदारी में आता है और इसे हम कहेंगे एडवांस फ्रॉम कस्टमर। ये भी आपकी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है। नोट्स बिल पेएबल। जब हम करंट एसेट की बात कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको नोट्स रिसीवेबल या बिल्स रिसीवेबल के बारे में बताया था। तो बिल्कुल उसके पैरेलल ही नोट्स पेएबल या बिल पेएबल होता है। आप किसी शख्स को बिल राइट करके दे देते हैं, यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए एग्री कर लेते हैं और उसे कहते हैं कि 3 महीने बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, या कोई प्रोमिसरी नोट साइन कर देते हैं। तो वो नोट या वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसे आप एक्सेप्ट करते हैं वो बिल पेएबल कहलाता है। दैट मीन्स विद इन 3 months आपने उसकी क्या करनी है, पेमेंट करनी है। नेक्स्ट आपके पास है इंटरेस्ट पेएबल। आपने बैंक से लोन ले लिया और उस लोन पर आपको इंटरेस्ट एनुअली या क्वार्टरली देना है, तो वो इंटरेस्ट आपके लिए लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है और करंट लायबिलिटी में शो होगा, यानी इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट की पेमेंट करना अभी बाकी है। इसके अलावा वो तमाम खर्चे, वो तमाम सर्विसेज जो कि आपने यूज़ तो कर ली लेकिन उसके अगेंस्ट अभी पेमेंट देना बाकी है, वो आपके लिए लायबिलिटीज में आता है। तो उसके लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं एक्रूड एक्सपेंस। एक्सपेंस खर्चों को बोलते हैं। एक्रूड एक्सपेंस का मतलब चीज़ों को कंज्यूम कर लिया, सर्विसेज ले ली लेकिन पेमेंट अभी नहीं की,
तो ये हमारे पास एक्रूड एक्सपेंस में आएगा। याद रखिए जब भी वर्ड एक्रूड का यूज हो एक्सपेंस के साथ तो इसका मतलब ये आपकी लायबिलिटीज का अकाउंट है।